हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का 12 अक्टूबर शिफ्ट 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्लोज टेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग की बात आई जैसे ही, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी क्लोज टेस्ट होगा वो पूरा इन्वायरमेंट के ऊपर रिलेटेड होगा। तो थीम हमको समझ में आ गई पहले ही वर्ड से। तो आगे जो भी ऑप्शन आएंगे वो उसी थीम से रिलेटेड होने चाहिए, उसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड होने चाहिए, एकदम अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे जब अपने ऑप्शन को पिक करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। इज अ क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। मैं पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं। उसके आगे या तो जैसे ये सब्जेक्ट होगा प्लस लिंकिंग वर्ब होगा, और उसके आगे यहाँ पे या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा या फिर नाउन मिलेगा। ये जो एडजेक्टिव और नाउन है ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये आर्टिकल है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और ये इशू यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। मतलब आर्टिकल के लिए नाउन आ गया है, लिंकिंग वर्ब के लिए नाउन आ गया है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएगा। अब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट इशू, क्या होगा देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोवर्शियल, देखो AL लगा हुआ है सब में, क्या है, सारे एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो इन्वायरमेंटल, कंट्रोवर्शियल, डिटरमिनेंटल, बेनिफिशियल, क्या होगा बताओ। इन्वायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो इशू है वो पर्यावरण से है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवाद, तो ये तो है नहीं। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है जो चीज़ मतलब हमें नुकसान पहुंचाए या फिर डैमेज करे, वो भी मतलब नहीं निकल रहा है। बेनिफिशियल का मतलब लाभ हो गया, जो कि लाभ पहुंचाए, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा काफ़ी आसान था, जो कि इन्वायरमेंटल इशू, जो पर्यावरण से जो जुड़े इश्यूज हैं उनकी बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू, कह रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, कह रहा है जिसको तुरंत हमारे अटेंशन की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है ना। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, फिर आया द डैश ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस इन द एटमॉस्फियर हैज़ लेड टू अ डैश इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर्स वर्ल्ड वाइड। अब इतना तुमने पढ़ा, अभी ऑप्शन मत देखो। ये याद करो कि जब भी ग्रीन हाउस गैसेस से या क्लाइमेट चेंज के ऊपर या जो COP कॉप होता है, वो जो मीटिंग होती है हर जगह, वो क्या क्या बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा जो आर्टिकल डेली पढ़ते हो इसी चैनल में, जो इतना बढ़िया आर्टिकल तुम लोग डेली पढ़ते हो, उसमें क्या कभी कभार तुम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हो, ग्रीन हाउसेज गैसेस के बारे में पढ़ते हो, तो किस तरीके के वर्ड आते हैं उस आर्टिकल में, उस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, अब देखो इसको, देखो द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, रिडक्शन, इमिशन, खुद ही समझो क्या आ रहा है। अब द आर्टिकल आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, है ना, नाउन आएगा, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आते हैं, हमेशा नाउन के लिए आते हैं। ION लगा होता है तो वो क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। तो एक्सट्रैक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, इमिशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, साफ साफ लग रहा है कि द इमिशन होगा, द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो गैसेस निकल रही हैं, इमिट कर रही हैं, जो निकल रही हैं, कहाँ पे, इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में, हैज़ लेड टू, देखो लेड टू इक्वल टू कह दो कॉज्ड, ठीक है, जो कॉज किया जा रहा है, लेड टू, हैज़ लेड टू क्या रिजल्ट देगी, अ डैश इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर्स वर्ल्ड वाइड। रिजल्ट क्या होगा कि जो एवरेज टेम्परेचर है वर्ल्ड वाइड, जो पूरे विश्व में, वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, इनएफेक्टिव, ग्रेजुअल, लार्ज, टेम्परेरी। देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, ए है, इंक्रीज यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के लिए यहाँ पे मॉडिफाई कराने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो क्या इनएफेक्टिव, असरदार नहीं, तो ये कोई मतलब नहीं निकल रहा। लार्ज, बहुत बड़ा इंक्रीज, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। इन अ लार्ज इंक्रीज। टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, नहीं। ग्रेजुअल, जो टेम्परेचर हमारा है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है ना, कि 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री, फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से बढ़ रहा है ना। अगर बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाएगा तब तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो, और हमने रिपोर्ट ही पढ़ी हुई है कि जो पिछले कुछ दशकों से 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, उसी वजह से तो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, हैज़ लेड टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज। अब इस नाउन के लिए क्या है यहाँ पे, ग्रेजुअल आया, एडजेक्टिव आया, इन एवरेज टेम्परेचर्स वर्ल्ड वाइड।
दिस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो अभी बात हो रही है। देखो यहाँ पे ये बात हुई है इसलिए यहाँ पे दिस आया है, दैट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। दिस फिनोमिना डैश वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, कह रहा है कि ये जो फिनोमिना है ये बहुत से खराब इफेक्ट डाल रहा है किसके ऊपर? हमारे पर्यावरण के ऊपर। ये देखो इफेक्ट्स मैंने पहले ही बताया है, इफेक्ट्स और इफेक्ट्स में अंतर होता है। ई लगा हुआ है तो एंड रिजल्ट दिमाग में रखा करो, तो ये क्या है? नाउन है। ए लगा हुआ है तो ये क्या है? एक्शन है और ये वर्ब है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बताता रहता हूँ उसमें ध्यान रखा करो, क्योंकि कल को वो यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे और तुमको ये ऑप्शन दे देंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये देखा करो कहाँ पे इफेक्ट्स नाउन की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे इफेक्ट्स वर्ब की तरह काम कर रहा है। दिस फिनोमिना डैश कॉजेज रिजल्ट्स कंट्रीब्यूट्स प्रिवेंट्स वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। क्या होगा बताओ? देखो प्रिवेंट्स का मतलब तो होता है बचाना, ग्लोबल वार्मिंग बचा तो रहा नहीं है हमारे ना, वो तो खराब इफेक्ट डाल रहा है पर्यावरण के ऊपर, तो ये तो खत्म ही हो गया, हटा दो इसको। और यहाँ पे देखो दिस फिनोमिना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, ये भी ध्यान रखो। और जितनी ये है ना, ये क्या है? वर्ब है, सब ही वर्ब है। अब कंट्रीब्यूट्स आएगा कि रिजल्ट्स आएगा, कॉजेज आएगा, लगभग सबका मीनिंग एक ही जैसा है। अब बताओ क्या होगा? देखो कंट्रीब्यूट्स एक ऐसी वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेती। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो यहाँ पे जो वेरियस एडवर्स इफेक्ट है ये क्या है? ऑब्जेक्ट होगा। ये वेरियस तो यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, एडवर्स खराब ये भी एडजेक्टिव है, किसका? इफेक्ट्स, ये नाउन है। तो ये जो इफेक्ट्स है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हमको ऐसी वर्ब चाहिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे लगता है टू। रिजल्ट्स एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे क्या लगता है? इन, ठीक है, याद रखना इस चीज को, रिजल्ट्स इन। अगर तुम ऐसे बोलो दिस फिनोमिना रिजल्ट्स इन वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। या फिर दिस फिनोमिना कंट्रीब्यूट्स टू वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। मगर अगर सिर्फ यहाँ पे कोई ना तो इन दिया है ना ही टू दिया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे? कॉजेज। दिस फिनोमिना कॉजेज मतलब जो करता है वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, बहुत से खराब इफेक्ट डालता है किसमें? पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। इंक्लूडिंग डैश वेदर पैटर्न्स एंड राइजिंग सी लेवल्स, तो उन एडवर्स इफेक्ट जो एनवायरनमेंट में डाल रहा है और भी जो है वो इंक्लूडिंग क्या? प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, कांस्टेंट, इरेटिक वेदर पैटर्न्स एंड राइजिंग सी लेवल। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे वेदर पैटर्न को भी तो चेंज कर रही है भाई। कभी कभार देखते नहीं हो कि ठंड पहले आ गई है ना, गर्मी थोड़ी सी बाद में आई, बारिश कभी कभी हो ही नहीं रही है या तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है? ये वेदर पैटर्न्स को खराब कर रहा है। और जो गर्मी बढ़ रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्या कहते हैं, पूरे विश्व का, तो क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्रों में पानी बढ़ रहा है, जब समुद्रों में पानी बढ़ रहा है तो सी लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है राइजिंग सी लेवल। अब ये बताओ यहाँ पे क्या होगा? प्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें, जिसका अंदाजा लगा सकें, नहीं। स्टेबल, अगर स्टेबल होता तो दिक्कत क्या थी? सब बढ़िया ही था, स्टेबल भी नहीं होगा। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट क्या, स्टेबल और कांस्टेंट तो एक ही चीज हो गए एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। इरेटिक, इरेटिक मतलब अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल याद रखना इसको, ये प्रिडिक्टेबल का क्या है? एंटोनिम है। तो जो इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये अनप्रिडिक्टेबल क्या कहते हैं? वेदर पैटर्न्स दिखा रही है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो हमारा सेकेंड क्लोज टेस्ट है, नेसेसिटी इज एन डैश फोर्स दैट कंपल्स अ मैन टू डू थिंग्स। नेसेसिटी का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता। ये यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। और ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एन आया है तो यहाँ पर क्या, ये एन किसके लिए आया है? ये फोर्स के लिए आया है, ये यहाँ पे नाउन है। लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट किसके बारे में बता रहा है? नेसेसिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव चाहिए होगा जो कि फोर्स के बारे में बताए। कैसा फोर्स? नेसेसिटी इज एन डैश फोर्स दैट कंपल्स, जो कि मजबूर करता है इंसान को कि वो कुछ करे, टू डू थिंग्स करे। मतलब आवश्यकता एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूर करती है कुछ करने के लिए। यहाँ पे कैसा फोर्स है? एक आवश्यकता कैसी फोर्स है? इनकंसीवेबल, इररेसिस्टिबल, एसेंशियल, अनप्रिडिक्टेबल।
इनकंसीवेबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके, ठीक है, जिसको हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे तो ऐसे तो कोई फोर्स है नहीं कि जिसको हम समझ नहीं सकते, तो ये बात खत्म हो गई। अब देखो ABLE लगा हुआ है हर जगह, BLE, AL, BLE, ये क्या है, सारे एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव चाहिए भी क्योंकि फोर्स नाउन है, यहाँ पे उससे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये खत्म हो गया। इररेसिस्टिबल, एसेंशियल, एसेंशियल एक वर्ड और होता है वाइटल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसेंशियल फोर्स है, हाँ ठीक है, हो सकता है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट फोर्स है एक, दैट कंपल्स अ मैन, जो कि मैन को मजबूर करता है कुछ करने के लिए, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी क्या, इरैटिक, पहले पढ़ा था इरैटिक, तो अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं हो रहा है, जिसको हम मतलब प्रिडिक्ट ना कर सकें, ऐसा फोर्स, ऐसा भी फोर्स नहीं हो सकता, तो ये खत्म हो गया। अब बचा है इररेसिस्टिबल और एसेंशियल। अब देखो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कौन सा बैठ रहा है। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको हम रोक ना सकें, ठीक है, रेसिस्ट ना कर सकें, और एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब देखो, नेसेसिटी इज एन इररेसिस्टिबल फोर्स, ऐसा फोर्स है जिसको हम रोक नहीं सकते और जो इंसान को कंपेल करता है, मजबूर करता है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो ऐसा फोर्स ज़्यादा वो सही लग रहा है। अगर हम बोले एसेंशियल फोर्स, देखो इंपॉर्टेंट फोर्स है, तब भी जो इंसान है कंपेल नहीं होता, उसमें मजबूर नहीं होगा, हो सकता है करे ना करे, मगर अगर इररेसिस्टिबल फोर्स है जिसको हम रोक नहीं सकते, ऐसा प्रभाव है नेसेसिटी का कि हमें कुछ ना कुछ आविष्कार करना ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो शब्द है वो क्या है, इररेसिस्टिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पहले वाले में, इररेसिस्टिबल फोर्स। इट स्टीयर्स द माइंड, मतलब हमारे दिमाग को एकदम घुमा देता है, परेशान कर देता है, सो डैश दैट इट कॉजेज ग्रेट अनरेस्ट दैट कंटिन्यूज अंटिल द नेसेसिटी इज डैश। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है, कह रहा है हमारे दिमाग को इतना वो घुमा देता है कि वो हमारे अंदर काफ़ी बेचैनी पैदा कर देता है, और वो जो बेचैनी है दैट कंटिन्यू रहती है, कब तक, अंटिल द नेसेसिटी इज। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या भरना है फिर, जब तक आवश्यकता, कब तक बेचैनी रहेगी, जब तक आवश्यकता, ठीक है। अब आगे देखेंगे उसको। इट स्टीयर्स द माइंड, सो अब देखते हैं क्या होगा, ग्रेसफुली। अब देखो ग्रेसफुली का मतलब होता है एलिगेंट, मतलब एक काफ़ी सुंदर दृश्य एक तरीके से, ग्रेसफुली। तो ये ग्रेसफुली वाला तो मीनिंग आ नहीं रहा है, तो इसको हटा देते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, हमारे दिमाग को काफ़ी परेशान करता है धीरे धीरे कोई चीज़, ये भी मतलब नहीं निकल रहा है। मैसिवली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे, देखते हैं उसको। वायलेंटली, जोरदार तरीके से, ठीक है, हमारे दिमाग को क्या करते हैं, घुमा के रख देता है। इट स्टीयर्स, ये क्या है, वर्ब है। वायलेंटली किसके लिए आया है, इस वर्ब के लिए आया है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। इट स्टीयर्स द माइंड सो वायलेंटली दैट इट कॉजेज ग्रेट अनरेस्ट, जो कि हमारे अंदर काफी बेचैनी पैदा करता है। दैट कंटिन्यूज अंटिल द नेसेसिटी इज, अब यहां पे समझ में आ जाना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, नेसेसिटी इज कंसर्न, कमिटेड, फुलफिल्ड, परटर्ब्ड। देखो कंसर्न का मतलब क्या होता है, मतलब वरीड, चिंतित। कमिटेड का मतलब क्या होता है, कमिटेड मतलब जैसे डेडिकेटेड, समर्पित। फुलफिल्ड, ऐसा तो दोनों में मीनिंग नहीं आ रहा है। नेसेसिटी कब हमारी बेचैनी खत्म होगी, जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही दिख रहा है। परटर्ब्ड लोग कुछ सोचेंगे क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है परेशान, ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेसिटी इज फुलफिल्ड। यहाँ दिया मुझे लगता है काफ़ी ईजी है। एज ऑर्डर कम्स आउट ऑफ डैश केओस, सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ सम डैश। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। देखो केओस जो होता है उसका मतलब होता है डिसऑर्डर। अब इसका यहाँ पे अगर अभी वर्ड नहीं भी भरा है तब भी समझ में आ रहा है, मतलब कि जैसे एक व्यवस्था आती, मतलब समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाए तो क्या करती है गवर्नमेंट, कि कुछ व्यवस्थाएं लाती है कि उसको मिटिगेट किया जा सके, शांत किया जा सके। तो यही मतलब निकल रहा है। एज ऑर्डर कम्स आउट ऑफ परफेक्ट केओस, परफेक्ट का मतलब तो आ नहीं रहा यहाँ पे। एनालिटिकल, एनालिसिस करने वाला नहीं। अटर, हाँ अटर केओस सुना है, इसका मतलब होता है पूरा डिसऑर्डर हो जाना, पूरी तरीके से अराजकता फैल जाना, अटर केओस ये हो सकता है। लीस्ट मिनिमम नहीं ये। और अटर का मतलब होता है टोटल, क्या होता है, टोटल या फिर कंप्लीट केओस, ठीक है, कंप्लीट केओस, पूरी तरीके से डिसऑर्डर जब फैल जाता है समाज में तो ऑर्डर कम आता है, मतलब फिर व्यवस्थाएं आती हैं। सो डज एन इन्वेंशन, कह रहा है
वैसे ही जो इन्वेंशन है कब आता है? आउट ऑफ सम डैश, सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ सम डैश, कब? इन्वेंशन, आविष्कार कब होता है? याद करो वाला जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। याद आया वो चीज? अब यहां पे बताओ क्या होगा? सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ सम नेसेसिटी, ऑब्ट्रूसिटी, अमेटी, एबिलिटी। अब बताओ इसमें क्या होगा? अब नेसेसिटी क्या है? आवश्यकता, सबसे यही सही लग रहा है। अब ऑब्ट्रूसिटी का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। अमेटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। एक और वर्ड होगा, जैसे बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कॉर्डियलिटी। ठीक है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एक वर्ड और होता है, अगर उसको एडजेक्टिव हम देख लें, एमिकेबल। ठीक है, ये भी क्या होता है? एमिकेबल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। एबिलिटी सबको पता है, स्किल या कैपेबिलिटी, तो ये नाउन हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमको नाउन चाहिए, इसलिए नेसेसिटी एज अ नाउन भी यहाँ पे काफ़ी सही है। वैसे सभी नाउन थे, मगर जो वर्ड चाहिए हमें, जो हमें कंटेक्स्ट है, वो हिसाब से नेसेसिटी यहाँ पे सही है। ठीक है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लोज टेस्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज ग्रामर बूस्टर जोन में कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई रूल मुझे अब तक दिखा नहीं है, क्योंकि ये वाली जो शिफ्ट है ना, ये काफ़ी इजी है। 2022 की जो हम लोगों ने शिफ्ट करी थी उसकी रिलेटिव काफ़ी इजी है ये, और जो रूल हम पहले देख चुके हैं वो कवर है लगभग इसमें, इसलिए अब तक नहीं बताया। जब कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो बताएंगे। ठीक है, ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो कभी कभी शिफ्ट में बहुत ईजी दे देते हैं और कभी कभी बहुत टफ दे देते हैं। हो सकता है पेपर बैलेंस रहता हो कि रीजनिंग टफ कर दी तो इंग्लिश टफ हो गया, ऐसा कर सकते होंगे। मैंने पूरा पेपर तो देखा नहीं है, मगर कई बार हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी इजी पहले देते हैं और किसी शिफ्ट में काफ़ी टफ दे देते हैं। तो हो सकता है कि पेपर बैलेंस करने के लिए वो चीज़। और ये वाला क्लोज टेस्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर एक बार समझ लो कि क्या है पूरा ये, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फायर इज अ सिग्निफिकेंट, फायर यहाँ पे नाउन हो गया, इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसमें? इन ह्यूमन डैश। यहाँ से ही खत्म हो गया ये पूरा सेंटेंस। रेसेशन, रेसेशन का मतलब क्या होता है ये वाले बताओ? रोटेशन, रेग्रेशन, इवोल्यूशन। चारों शब्दों में समझ में आ रहा होगा क्या होगा, मुझे पता है 90% लोगों ने पकड़ लिया होगा, मगर ये फिर भी देख लेते हैं कि रेसेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डिक्लाइन, मतलब एक तरीके की मंदी। ठीक है, रोटेशन मतलब घुमाव, रेग्रेशन पीछे हटना, बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डेक्लाइन इसको भी बोल सकते हैं। एवोल्यूशन मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की ग्रोथ होती है। ठीक है, हम लोग पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में थे, तो हम लोग कपड़े भी नहीं जानते थे, खाना भी कैसे पकाना है ये भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हुई, तो आज हम हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। तो ये होता है इवोल्यूशन। ठीक है, किसी हर जीव का इवोल्यूशन होता है। तो फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, कह रहा है फायर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ में? ह्यूमन के एवोल्यूशन में, ह्यूमन के आगे बढ़ने में, जो हम लोगों ने एवोल्यूट किया है। ठीक है, द स्टोन एज मैन, कह रहा है जो स्टोन एज का आदमी था, इंसान था, वॉज द फर्स्ट, वो पहला था, क्या चीज़? टू डिस्कवर एंड यूज फायर, मतलब आग की खोज करने में और उसको यूज करने में। यहां तक समझ में आया? विच, अब यहां देखो रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो गया, किसके लिए? फायर के लिए। विच प्रोवाइडेड हिम, जिस उसने प्रोवाइड किया, किसने? फायर ने, आग ने, डैश एंड अ मीन्स टू कुक फूड, और एक साधन प्रोवाइड किया आग ने खाना बनाने का। अब क्या होगा? विच प्रोवाइडेड हिम, देखो ये जो विच है ये फायर के लिए आया, तो रिलेटिव क्लॉज में एज अ कंजंक्शन, एक तो जोड़ भी रहा है कंजंक्शन को, एडजेक्टिव फ्रेज को, और दूसरी बात एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है क्लॉज में। ये वर्ब आ गया। अब प्रोवाइडेड एक ऐसी वर्ब है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब लेती है, देखो ऑब्जेक्ट लेती है। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। अब आपको कई बार दिखेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि दो ऑब्जेक्ट लेती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको कोई चीज दी जा रही हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो चीज दी जा रही हो। मान लो कि अगर मैं आपको टॉफी दूं, आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो टॉफी है वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से विच प्रोवाइडेड हिम, प्रोवाइडेड का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम है। यहां पे अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो कोल्डनेस होगा, वार्म होगा, हॉट होगा, वार्मथ होगा। देखो ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो नाउन होगा, तो कोल्डनेस यहां पर क्या है बताओ? नाउन है। ठीक है, और ये कोल्डनेस का मतलब तो ठंड होता है, तो आग के ठंड प्रोवाइड करती है, ये गलत हो गया।
वार्म, वार्म हो गया एडजेक्टिव, और हॉट भी हो गया एडजेक्टिव, दोनों का ही मतलब गर्मी होता है। मगर यहां पे हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या हमको, यहां पे चाहिए हमको नाउन, तो वार्मथ होगा, गर्मी देने वाला, विच प्रोवाइड्स हिम वार्मथ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वार्मथ। एंड अ मीन्स टू कुक फूड इन, तो ये हमने देख लिया। इनिशियली, पहले, ही प्रोड्यूस्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स, सबसे पहले उसने क्या किया कि जो फायर थी वो 2 स्टोन रगड़ के बनाई, सबने देखा है। एंड द डैश बिटवीन 2 स्टोन्स जनरेटेड फायर। अब बताओ, जब हम दो पत्थर रगड़ते हैं जो फायर पैदा होती है, क्या होता है ऐसा उसमें, पत्थर रगड़ने में क्या होता है, फ्रिक्शन, रिट्रैक्शन, कोहेजन, स्मूथनेस। स्मूथनेस तो होगा नहीं, स्मूथ, कोहेजन मतलब कोई चीज जुड़ी हुई, ठीक है, जोड़ने वाला, और रिट्रैक्शन मतलब विड्रॉ करना, तो ये भी नहीं है। फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा था, एकदम सिंपल सा है काफी, आज तीनों ही काफी सिंपल है, ये मानना पड़ेगा। एंड द फ्रिक्शन बिटवीन 2 स्टोन जनरेटेड फायर, ठीक है। बट लेकिन दिस प्रोसेस वॉज, कह रहा है ये जो प्रोसेस था, वॉज लिंकिंग वर्ब, वेरी एडवर्ब, तो यहां पे क्या आना चाहिए, अब वेरी एडवर्ब लगाए तो क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। कंबरसम, मैनेजेबल, अनकंटेनेबल, कंट्रोलेबल, क्या होगा बताओ। कंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल किया जा सके, कोई मतलब नहीं। अनकंटेनेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, कोई मतलब नहीं। मैनेजेबल, मैनेज किया जा सके, दिस प्रोसेस मैनेज नहीं। दिस प्रोसेस इज वेरी कंबरसम, मतलब बहुत मेहनत वाला काम था ये। भाई अभी अभी मैं आपसे कह दूं कि जाओ 2 पत्थर रगड़ के आग जला दो, आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा बड़ा कंबरसम था, बहुत कठिन था, तो यहां पे क्या होगा, कंबरसम होगा। एंड ही वॉन्टेड टू डिस्कवर, तो फिर इंसान ने क्या किया कि वो चाहता था कुछ ऐसा डिस्कवर करना, अ लेस लेबोरियस वे, जो कि कम थकाए, जो कि कम काम कराए, ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर, आग पैदा करने में, ठीक। फॉर दिस ही हैड टू फर्स्ट प्रिजर्व द फायर, उसके लिए उसको आग को बचा के रखना था। अगर मेहनत कम करनी थी तो वो कह रहा था एक बार मैं जला लूं तो पूरे दिन चलता रहे, तो इसलिए उसको आग को बचाना था। इसी वजह से ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर्ड क्या किया, अ फायर बैंड एंड कैरीड इट एवरीवेयर। फायर बैंड क्या होता है, देखो एक मशाल होती है, याद है, मशाल ऐसे जला लेते हैं लोग गांव में और रात में लेके उसको चलते हैं, ठीक है। तो उसी बात कर रहा है कि उन्होंने फायर बैंड डिस्कवर किया और उसको हर जगह लेके जाने लगे। दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी ने लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टॉर्चेस, टॉर्चेस का आविष्कार कराया, लैम्प्स का आविष्कार कराया, दैट कुड बी यूज्ड फॉर, जो कि यूज हो सकते थे किसके लिए, डार्कनेस, इल्यूमिनेशन, डलनेस या कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन तो होगा नहीं, हटा दो इसको। डलनेस का मतलब या तो बोरिंग हो या फिर ब्राइटनेस की कमी हो, तो दोनों ही सेंस नहीं आ रहा है, हटा दो। और आग होगी तो वहां पे ब्राइटनेस की कैसी होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी कम होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस ज़्यादा होना, द एक्ट ऑफ लाइटनिंग समथिंग, किसी चीज़ को हम लाइट वहाँ पे ले आए, तो ये हो सकता है। डार्कनेस, अंधकार, ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत इजी ऑप्शन था, ये मानना पड़ेगा कि आज के तीनों क्लोज टेस्ट बहुत आसान थे। तो मेरे ख्याल से आपका सभी के 15 आउट ऑफ 15 हुए होंगे, ठीक है। आज ग्रामर पोर्शन नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, काफ़ी ईजी था। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज के ईजी वाले टेस्ट में आपके कितने सही हुए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।